हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डिकोड स्पेक्ट्रम सीरीज में लेक्चर फोर्थ, और इस सेशन में हम कवर करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कर्नाटक की वास। प्रीवियस 3 सेशन में हमने क्या कवर किया है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद आप इस सेशन के साथ अपने आप को बहुत ईजिली कनेक्ट करवाएंगे। तो देखिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियन में फर्स्ट सेशन में हमने समझा था पुर्तगीज। अब जैसे कि आप सब जानते हैं 1498 में हमारे प्यारे भारत को किसने डिस्कवर किया था? वास्को डी गामा ने। एंड सेकंड सेशन में हमने काफी डिटेल में समझा डच। एंड थर्ड सेशन में हमने कवर किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और आज इस सेशन में हम कवर करेंगे डेनमार्क, थोड़ा सा हम डेनमार्क को भी समझ लेंगे। और देन हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो बैटल्स हुई थी कर्नाटक की वार, वो भी हम इस सेशन में ही कवर करेंगे। और जो इसके बाद वाले सेशंस हैं उसमें हम समझेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को भारत में किस तरह से एस्टेब्लिश किया था। और जैसे जैसे फिर स्पेक्ट्रम में चैप्टर्स दिए हुए हैं उसी तरह से हम सेशंस को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डेनमार्क ने इंडिया में एंट्री कब मारी? 1616 में। फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी तुरंगबार में, और सेकंड फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी सिरमौर में। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि इनका जो मेनली एम था वो क्या था? इंडिया में रिलीजियस एक्टिविटीज़ पर कंसंट्रेट करना, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज को इन्होंने एंट्री करवाया। और मेनली इनका एम क्या था कि क्रिश्चियन रिलीजन को सेपरेट करना। अगर आप अपने आप को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, नेवी स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, या फोर्टिफिकेशंस नहीं करोगे, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं करोगे, जो यहाँ के लोकल रूलर्स हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं बनाओगे, तो आप किस तरह से अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश करवाओगे? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज थी। फ्रेंच यहाँ पर थे, पुर्तगीज यहाँ पर थे, डच यहाँ पर थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे। तो इसी वजह से जो डेनमार्क है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। और फिर 1845 में जो भी कुछ इन्होंने यहाँ पर बनाया था सब कुछ ब्रिटिशर्स को बेच दिया और वापस चले गए थे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बस हमें इतना ही पढ़ना है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनीज एंट्री कर चुकी थी। अब फ्रांस को भी रियलाइज हुआ कि जो इंडिया के साथ ट्रेड है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम भी यहाँ पर बेनिफिट कमा सकते हैं जब अदर कंपनीज कमा रही हैं। मतलब ब्रिटिशर्स कमा रहे हैं यहाँ पर पैसा, पुर्तगीज कमा रहे हैं, डच कमा रही है। एंड तो हमें भी यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए और इंडिया में पैसा कमाना चाहिए। तो एक ना फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था कॉलबर्ट। और जो फ्रांस के उस समय के किंग हुआ करते थे लुइस 14, इनके यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था कॉलबर्ट। इन्होंने फर्स्टली स्टैब्लिश किया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंट्री करी थी 1668 में, और स्टैब्लिश कब हुई थी? 1664 में। पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पर स्टैब्लिश करी? सूरत में। और सेकंड फैक्ट्री स्टैब्लिश करी मसूलीपट्टनम में। अब देखिए, जो फ्रेंच है वो धीरे धीरे अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रही है। और जो साउथ ऑफ मद्रास है, मतलब मद्रास का साउथ वाला रीजन है, वो इन्होंने बेसिकली तंजौर के रूलर से ले लिया था। और यहाँ पर अपने आप को फर्स्टली स्टेब्लिश करा। और जो पौंडीचेरी सिटी है उसको भी इन्होंने मतलब बेसिकली फाउंड किया था। तो फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी किसके द्वारा करी गई थी? फ्रेंच के द्वारा। और मेनली इनका जो बेस था वो भी यही था, मतलब जो पौंडीचेरी है इसको मेनली बेस बना दिया। और फिर अदर रीजन्स को एक्वायर करा, जैसे मॉरिशियस इन्होंने एक्वायर करा 1721 में, माहे एक्वायर करा 1725 में, क्राइकल एक्वायर करा 1738 में। अच्छा, 1739 में यहाँ पर कई बुक्स में दिया हुआ है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो, यहाँ पर जब फ्रेंच ने एंट्री करी तो जो अदर कंपनीज हैं वो तो कभी नहीं चाहेंगी कि दूसरी कंपनी यहाँ पर एंट्री करे। मतलब कंपनी कह सकते हो आप या फिर यूरोपियन कंट्री कह सकते हो। तो इसी वजह से जो अदर कंपनीज हैं वो सप्रेस्ड करने में लग जाती हैं। तो डच ने ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस किया और पौंडीचेरी को कब्जा लिया 1693 में। लेटर ऑन एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ हेस्विक, और इसके चलते हुए जो डच है उसने वापस कर दिया फ्रेंच को पौंडीचेरी वाला रीजन। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने याद रखना है, समटाइम्स पूछा जाता है। और फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपने आप को स्टैब्लिश कर रही थी, और उधर से ब्रिटिशर्स अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे। और 1742 में फ्रेंच की तरफ से एंट्री होती है, सॉरी, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स की, और ये सबसे पावरफुल गवर्नर थे। अब देखिए, इनके समय में कर्नाटकी वार्स हुए, वो हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो डुप्लेक्स की डिप्लोमेसी थी और इसकी सराहना, मतलब इसकी जो एक तरह से तारीफ है वो अभी तक करी जाती है। क्योंकि जो जब भी हम बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस की तो हमेशा से हम डुप्लेक्स का जिक्र करते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस जो एक कंसेप्ट था वो कौन लेकर आया था? डुप्लेक्स लेकर आया था। अब डुप्लेक्स यहाँ पर चाहते थे कि इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए।
और इसके चलते हुए इन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करा। डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं मुगल्स के साथ वो इम्प्रूव किए, और जो नेटिव रूलर्स हैं, मतलब जो हमारे प्रिंसी स्टेट्स थे, उनके साथ रिलेशन अच्छे करने स्टार्ट कर दिए सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। अब सब्सिडरी अलायंस क्या है ये हम एक अलग से सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए जस्ट हम यहाँ पर समझेंगे कि जो डुप्लेक्स की डिप्लोमेसी है, मतलब किस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। और ही बिल्ट एन आर्मी ऑफ नेटिव ट्रूप्स कॉल्ड स्पॉयज। अब देखिए यहाँ पर जो डुप्लेक्स की एक तरह से पॉलिसी थी, उसका रिजल्ट किस तरह से हमें मिलता है, और कर्नाटकी वार्स कैसे स्टार्ट होते हैं। तो देखिए ब्रिटिशर्स और जो फ्रांस है, ये चाहते थे इंडिया में अपने आप को स्टैब्लिश करना, और इवन जहां जहां पर इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी। और फर्स्टली जो हमारे इंडिया में वार स्टार्ट हुआ था, कर्नाटकी वार, ये इंडिया में ऐसा कोई यहाँ पर रीजन नहीं था, ये यूरोप से ही स्टार्ट हुआ था। ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए दो यहाँ पर डायनेस्टी थी जो चाहती थी रूल करना, और जब सक्सेशन वार हुआ, और यहाँ पर हम दोनों डायनेस्टी लिख लेते हैं। एक थी हैब्सबर्ग, हैब्सबर्ग ऑफ ऑस्ट्रिया, और एक थी जो बेसिकली बॉर्बन डायनेस्टी, और इसकी तरफ थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। बॉर्बन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं बोलेंगे, हम फ्रांस लिखेंगे क्योंकि इंडिया में थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। और हैब्सबर्ग की तरफ थे ब्रिटिशर्स, और ये उस समय रूल कर रहे थे, ये डायनेस्टी रूल कर रही थी, बॉर्बन। और इसी की तरफ हो गए फ्रांस वाले, और ये चाहते थे कि जो ऑस्ट्रिया है यहाँ पर इसी डायनेस्टी का रूल चले। और जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि नहीं, हैब्सबर्ग जो डायनेस्टी है इसका यहाँ पर रूल हो। और इसके चलते हुए वार ऑफ सक्सेशन हो गया, और इन दोनों ने बेसिकली आपस में बैटल करना स्टार्ट कर दिया। और इसी का रिजल्ट था कि इंडिया में भी ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, वो भी यहाँ पर बैटल्स करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर पहले तो ट्रेड कर रहे थे, अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे। देन एंग्लो फ्रेंच रिवाइवरी इन इंडिया वाज मैनिफेस्टेड इन द कर्नाटकी रीजन। जो कर्नाटक वाला रीजन है, कर्नाटकी वाला रीजन, यहाँ पर ये अपनी एक तरह से सुप्रीमेसी चाहते थे, मतलब फ्रेंच वाले भी और ब्रिटिशर्स वाले भी। और इसी के चलते हुए यहाँ पर सबसे पहले वार स्टार्ट हो जाता है। और डेट्स वाई हम इस पूरे के पूरे, मतलब जो 3 वार हुए थे, इनको हम क्या कहते हैं, कर्नाटकी वार कहते हैं। अब जो फ्रैंकोइस डुप्लेक्स थे, इनका यहाँ पर क्या रोल है इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट यूरोपियन वाज इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ इंटरवेनिंग इन द इंटरनल मैटर ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। एंड जो ब्रिटिशर्स हैं और जो फ्रेंच हैं, वो यहाँ पर इनके बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है, छुटपुट बैटल स्टार्ट हो जाती है। और इंडिया में स्टार्ट कौन करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो फ्रेंच की मर्चेंट शिप्स होती हैं उस पर अटैक कर दिया जाता है। और इसी के चलते हुए जो फ्रेंच के गवर्नर थे डुप्लेक्स, वो हेल्प मांगते हैं किससे, मॉरिशियस के एक गवर्नर होते हैं जिनका नाम है ला बॉर्नर्स। तो इनसे अपील करते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए और जो मद्रास वाला रीजन है उसको कब्जा लीजिए। और यहाँ पर मॉरिशियस के जो गवर्नर हैं वो हेल्प करते हैं, और यहाँ पर फाइनली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मद्रास को कब्जा लेती है। और 1746 में, अब देखिए मद्रास के जो लोकल रूलर हैं ये भी कहीं ना कहीं इस बैटल में आएंगे, तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। 1746 में बैटल ऑफ सेंट थॉम, और या फिर बैटल ऑफ अद्यार रिवर के नियर अबाउट हुई थी, डेट्स वाई इसको हम बैटल ऑफ अद्यार कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंच की फोर्स और साथ में जो वहाँ के लोकल लीडर थे अनवुरदीन, और अनवुरदीन यहाँ पर भेजते हैं किसको, महफूज खान को। और ये बैटल फ्रेंच जीत जाती है, और फ्रेंच उसके बाद मद्रास रीजन को कब्जा लेती है। और जैसे ही ऑस्ट्रिया में वार ऑफ सक्सेशन खत्म होता है, तो इंडिया में भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल लड़ रही थी, ये बैटल भी यहीं पर खत्म हो जाती है। और 1748 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ एलेक्स ला चैपल। और इस वार में डुप्लेक्स जो कि गवर्नर थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और लेटर ऑन ये डिसीजन होता है कि जो जो एरियाज एक दूसरे ने कब्जाए हुए हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने जो एरिया कब्जाए हुए हैं और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जाए हैं, वो आपस में ये एक दूसरे को रिटर्न कर देंगे। तो मद्रास को वापस कर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये एक चीज याद रखना, ब्रिटेन ने जो फ्रेंच है उसको नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी वापस कर दी थी। तो ये स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सेकेंड कर्नाटकी वार कब स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर होता क्या है, इंडिया में वार ऑफ सक्सेशन हमें देखने को मिलता है। निजाम आसफ जहां फर्स्ट की डेथ हो जाती है।
अब जैसे ही निजाम आसफ जहां की डेथ होती है, जो कि हैदराबाद के निजाम थे, उसके बाद यहाँ पर हमें दो नवाब पद के दावेदार देखने को मिलते हैं। और जो निजाम थे वो चाहते थे कि मुजफ्फर जंग नेक्स्ट नवाब बने। और मुजफ्फर जंग एक तरह से ग्रैंडसन थे किसके, असफ जहां के। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है मुजफ्फर जंग, यहाँ पर याद रखना ये क्या कौन थे, ग्रैंडसन थे असफ जहां के। और नासिर जंग सन थे। अब देखिए नासिर जंग को जो असफ जहां हैं वो क्यों नहीं बनने देना चाहते थे नेक्स्ट नवाब, क्योंकि नासिर जंग ने ट्राई किया था असफ जहां को मारने में। मतलब एक तरह से इनको मारना चाहते थे असफ जहां को, डेट्स वाई यहाँ पर असफ जहां चाहते थे कि मुजफ्फर जंग नेक्स्ट नवाब बने। अब जैसे ही इनकी डेथ होती है तो वार ऑफ सेसेशन शुरू हो जाता है, मुजफ्फर जंग की तरफ हो जाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और नासिर जंग की तरफ हो जाते हैं कौन, ब्रिटिशर्स। और कर्नाटकी वाले रीजन में अनवरुद्दीन की जगह अनवरुद्दीन की तरफ कौन होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं। और यहाँ पर जो कर्नाटकी वाला रीजन है, यहाँ पर नवाब बनना चाहते थे चंदा साहिब। तो ये चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग किसकी तरफ हो जाते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, और नासिर जंग एंड अनवरुद्दीन किसकी तरफ हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स की तरफ। ठीक है जी। तो 1749 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ अंबुर। इसमें अनवरुद्दीन मारे जाते हैं, और जैसे ही अनवरुद्दीन यहाँ पर मारे जाते हैं तो नेक्स्ट नवाब कौन बनते हैं, चंदा साहिब। और अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड कर्नाटक की वार्स हो रही है, इसमें मुजफ्फर जंग भी मारे जाते हैं, और साथ साथ यहाँ पर जो नासिर जंग थे इनकी भी डेथ हो जाती है। और नेक्स्ट नवाब बनते हैं या निजाम बनते हैं हैदराबाद के सलाबत जंग। तो ये आपने याद रखना है, सलाबत जंग निजाम बनते हैं हैदराबाद के, क्योंकि मुजफ्फर जंग जो कि फ्रांस की तरफ थे ये भी मारे जाते हैं। और जो नासिर जंग थे ये भी मारे जाते हैं किसकी तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ। और मुजफ्फर जो जंग थे इनको मारा जाता है इनके नोबल्स के द्वारा। हालांकि हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना याद रखना है कि सलाबत जंग जो थे वो नेक्स्ट निजाम बन गए थे हैदराबाद के, और चंदा साहिब नवाब बन गए थे कर्नाटकी के। अब आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये बैटल जीत गई। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर अनवरुद्दीन की डेथ होती है तो अनवरुद्दीन के जो बेटे होते हैं मोहम्मद अली, ये एज अ रिफ्यूजी बन जाते हैं तिरुचिरापल्ली में जाकर। और इनको ढूंढते ढूंढते मतलब ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इनको मारना चाहती थी, मोहम्मद अली को। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सारी आर्मी लेकर पहुंच जाती है तिरुचिरापल्ली। और जैसे ही अपनी आर्मी लेकर तिरुचिरापल्ली पहुंचती है तो एक ब्रिटिशर्स की तरफ से क्लर्क थे उस समय, रॉबर्ट क्लाइव, होपफुली आपने नाम सुना होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन है वहां पर हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट क्लाइव को काफी डिटेल में। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर एक सजेशन देते हैं कि अभी के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गई हुई है तिरुचिरापल्ली, क्यों ना हम मद्रास वाले रीजन में अटैक कर दें। तो जैसे ही ये अटैक करते हैं कर्नाटकी वाले रीजन में, और ये रीजन ये कब्जा लेते हैं, और रॉबर्ट क्लाइव मात्र 210 आर्मी मैन के साथ जो आरकोट वाला रीजन है ये कब्जा लेते हैं, और इसको लगभग 53 डेज के लिए डिफेंड करते हैं। और किसके एंगेज में डिफेंड करेंगे, चंदा साहिब जिनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी 4000 की। अब इसी वजह से जो रॉबर्ट क्लाइवेन को कहा जाता है हीरो ऑफ आरकोट। और ये जो सारा का सारा यहाँ पर हमें सिनेरियो देखने को मिला, इसके चलते हुए डुप्लेक्स को वापस बुला लिया जाता है। और डुप्लेक्स जैसे ही वापस आते हैं 1754 में, नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नर बनते हैं गोदियू। हालांकि ये भी एक तरह से कर्नाटकी वार का हिस्सा होते हैं। लेटर ऑन कर्नाटकी वार जो सेकंड कर्नाटकी वार है वो खत्म हो जाती है, और यहाँ पर ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 में। अगेन इस ट्रीटी में बेसिकली जो भी टेरिटरीज थी, तो आपने यहाँ पर याद रखना है, रिटर्न ईच अदर टेरिटरीज कैप्चर ड्यूरिंग द वार। एंड सेकेंड यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मोहम्मद अली को एक्नॉलेज करेगी एज अ नवाब ऑफ कर्नाटकी। तो आपको सेकंड कर्नाटकी वार क्लियर हो गया। अब देखिए हम थर्ड कर्नाटकी वार डिस्कस करेंगे। ये भी बेसिकली इको था, या एक तरह से ये भी यूरोप में ही स्टार्ट हुआ था। 7 ईयर वार इसको कहा जाता है, जो कि 1756 में स्टार्ट हो गया था। और इंडिया में फ्रेंच के जनरल थे काउंट डे लैली, और इन्होंने पहले तो फोर्ट सेंट डेविड कब्जा लिया जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर था। और उसके बाद जो बसी थे फ्रेंच जनरल, इन्होंने यहाँ पर सोचा कि हम क्यों ना जो मद्रास वाला रीजन है उस पर अटैक कर दें। तो जैसे ही ये मद्रास पर अटैक करते हैं, और यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इसी वजह से इसको ब्लंडर मिस्टेक माना जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और यहीं से कहीं ना कहीं जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वीक पड़ना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की तरफ से जनरल थे, जनरल आयरकूट, वो
बैटल ऑफ वांडीवाश में फ्रेंच को वाश कर देते हैं, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कंप्लीटली सप्रेस्ड हो जाती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जनरल आयरकुड ऑफ इंग्लिश टोटली रूटेड द फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट थॉमस अर्थुर, और बसी को तो एज अ प्रिजनर ही बना लेते हैं। और उसके बाद जो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल था यूरोप में, उसका रिफ्लेक्शन इंडिया में भी देखा जाता है, और अल्टीमेटली किसकी जीत होती है, ब्रिटिशर्स की। फिर लेटर ऑन ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, इसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में ट्रेड तो कर सकती है लेकिन अपने फोर्टिफिकेशंस नहीं कर सकती, मतलब यहाँ पर किलाबंदी नहीं कर सकती, आर्मी यहाँ पर स्टेब्लिश नहीं कर सकती। तो इसके चलते हुए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेड कर सकते हैं। और जो साउथ वाला रीजन है यहाँ पर किसका होल्ड हो गया था, ब्रिटिशर्स का। अब एक बार हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के डिक्लाइन के क्या क्या रीजन थे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो कमर्शियल एंड नेवल सुपेरियोरिटी थी ब्रिटिशर्स की, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को इस वार में जीतने के लिए काफी ज्यादा इनको एक तरह से सहयोग करती है। और सेकेंडली लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रॉपर गवर्नमेंट कंपनी थी, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, इस तरह से आप समझ सकते हैं। एंड फ्रेंच हैड सपोर्ट फ्रॉम लोकल्स ओनली इन डेक्कन्स, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बंगाल में काफी अच्छे से उन्होंने होल्ड कर लिया था, तो बंगाल में उनको काफी अच्छे से सपोर्ट मिला था। एंड ब्रिटिशर्स के तीन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे कलकत्ता, मतलब कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, लेकिन फ्रेंच के पास एक ही पोर्ट था, पौंडीचेरी। तो ये भी एक रीजन हुआ। अब ब्रिटिशर्स तीन जगह से अटैक कर रहे हैं और फ्रेंच एक जगह से अटैक कर रहा है, और जो नेवल फोर्सेस हैं या फिर जो इनको एक तरह से रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे वो तीन पोर्ट से होते थे, और फ्रेंच को सिर्फ एक पोर्ट से होता था। एंड फ्रेंच की जो ओपिनियन है वो डिफरेंस थे, मतलब एक तरह से सारा का सारा गवर्नमेंट बेस्ड था, तो डेफिनेटली यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पाते थे खुद से। एंड इंग्लैंड में जो विक्ट्री हुई थी यूरोपियन वार में, सॉरी यूरोप में जो विक्ट्री हुई थी ब्रिटिशर्स की, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से डिसाइड कर चुकी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में क्या डेस्टिनी रहने वाली है। तो होपफुली आपको यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी समझ में आ गया होगा। तो मेन मेन से रीजन यही है। और एक बार आप जैसे ही आपको पीडीएफ मिलेगी, आप सारे के सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे वो आप एक बार देख लेना, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और डेफिनेटली हम जो स्पेक्ट्रम सीरीज है इसकी सेशन वीक में ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए मैप सीरीज चल रही है, और जैसी मैप सीरीज खत्म होगी तो हम 2-3 सेशन वीक के यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, और डेफिनेटली फरवरी से पहले पहले जो आपका स्पेक्ट्रम सीरीज है वो खत्म हो जाएगी, जैसे कि आपने कमेंट किया था। तो इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।